तो एक पुरानी कहावत है, मुंह से निकली बोली और बंदूक से निकली गोली वापस नहीं होती है। और सियासत में कई बयान होते हैं जो एक बार जब मुंह से निकल जाते हैं तो उसके बाद उसकी वजह से लेने के देने कई बार पड़ते हैं, कई बार बहुत सफाइयां देनी पड़ती हैं। इसी तरह राहुल गांधी जब बात कर रहे थे एक इंटरव्यू के दौरान, आरक्षण पर उनसे प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने जो कुछ कहा उसके कई मायने निकाले गए। उसको समझा भी जा सकता है। राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि गलत तरीके से उसकी व्याख्या कर दी गई, उसको गलत तरीके से लिया गया, उस पर आज उन्होंने बाकायदा सफाई भी दी है। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि आरक्षण पर विचार करेंगे, अभी ऐसी स्थितियां नहीं है। अब ये जो विचार करेंगे, भविष्य में विचार करेंगे, इतनी बात भी अपने आप में अहम होती है, क्योंकि ये एक इशारा करती है कि क्या आने वाले दौर में एक आरक्षण की व्यवस्था को खत्म कर दिया जाएगा। कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने इसको इसी तरह से लिया। राहुल गांधी पर जमकर हमले शुरू हो गए। राहुल गांधी ने फिर कहा हम तो आरक्षण बढ़ाने के पक्ष में, हम तो 50% आरक्षण करने के पक्षधर हैं। इस बात को और पुरजोर तरीके से आज उन्होंने कहा। अब ये सफाई क्यों देनी पड़ रही है, किस तरीके से आरक्षण का ये जो मुद्दा है ये परेशानी का सबब है, ये कुछ समझने जैसे मसले हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी दरअसल अमेरिका के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने आरक्षण को लेकर दिए एक बयान जो दिया था, उसके बाद देश का सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी समेत कई दल राहुल के इस बयान पर हमलावर हैं। इस बीच वॉशिंगटन डीसी से राहुल गांधी ने सफाई दी है। राहुल गांधी ने कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से दिखाया गया। कांग्रेस पार्टी आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा करेगी, लेकिन देश में सियासत पूरी तरीके से परवान चढ़ी हुई है। बीजेपी राहुल गांधी के साथ साथ पूरी कांग्रेस को घेर रही है, साथ ही साथ मायावती भी, जिनका भी आप ट्वीट देख रहे थे। आपको बता दें कि अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के एक छात्र ने राहुल गांधी से पूछा था कि भारत में कब तक आरक्षण चलता रहेगा और आपकी राय इस पर क्या है। इस पर उन्होंने कहा था कि जब सही समय आएगा तब आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन अभी समय सही नहीं आया, यानी वो समय नहीं आया है। अब यही बयान कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन चुका है। राहुल के आरक्षण वाले बयान को लेकर हम चर्चा करेंगे और इसमें कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनको जानने समझने का प्रयास करेंगे। इनमें सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि आरक्षण को लेकर आरक्षण को लेकर कई बार इस तरह की बहस होती रही है और आरक्षण पर राजनेताओं की जो सोच होती है उससे ये बहुत स्पष्ट होता है कि हम इसको लेकर अभी तक चिंतन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके जो मकसद हैं वो पूरे होने चाहिए, यानी कि वंचित समाज जो है उसको आगे बढ़ाने के प्रयास होने चाहिए। नेक इस पर सोच है, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन या क्रियान्वयन की बात होती है तो वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती है। सभी मेहमानों के साथ मैं बातचीत करूं उससे पहले आगे बढ़ते हैं और ये रिपोर्ट देखते हैं। एक तरीके से सियासी घमासान मचा हुआ है। इस सब सियासी घमासान के बीच मायावती भी अब रण में उतर आई हैं। वो कह रही हैं कि कांग्रेस की सोच हमेशा से छलावे वाली रही है आरक्षण को लेकर। देखिए छोटी सी रिपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का अमेरिका दौरा लगातार सुर्खियों में है। उनके आरक्षण वाले बयान पर देश में सियासी माहौल गर्म है। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अमेरिका की जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में छात्रों के सवालों का जवाब देते हुए आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया था। राहुल ने कहा था कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी जब देश में निष्पक्षता होगी। फिलहाल देश में ऐसी स्थितियां नहीं हैं। इस बयान पर विवाद होने के बाद राहुल गांधी ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से लिया गया है। वो खुद आरक्षण के समर्थक हैं और चाहते हैं कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा बढ़ाई जाए। And what we are saying is different than the idea of only reservations. What we are saying is we want a comprehensive understanding first of what's going on, and then we're going to apply a series of policies to correct it, reservation being one of them. Right. We've also said that we're going to, somebody said, somebody misquoted me yesterday saying that I'm against reservations.
I've been saying again and again and again, we're going to increase reservations beyond 50%. And I'm not against reservation. राहुल के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि भाषा से भाषा, क्षेत्र से क्षेत्र और धर्म से धर्म में भेदभाव लाने की बात करना राहुल गांधी की विभाजनकारी सोच को दर्शाता है। मन में पड़े विचार और सोच किसी न किसी माध्यम से बाहर आ ही जाते हैं। जब तक बीजेपी है, आरक्षण को कोई छू भी नहीं सकता। राहुल के इस बयान पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने आरोप लगाया कि कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण खत्म करना चाहती है। कांग्रेस शुरू से ही आरक्षण विरोधी सोच की रही है। इनके द्वारा देश में आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाने की बात भी छलावा है, क्योंकि इस मामले में अगर इनकी नीयत साफ होती तो कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों में ये कार्य जरूर कर लिया गया होता। कांग्रेस ने न तो ओबीसी आरक्षण लागू किया और न ही एससी, एसटी आरक्षण को सही से लागू किया। राहुल के आरक्षण वाले बयान पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि कांग्रेस अपना पक्का वोट बैंक मजबूत होने के बाद आरक्षण खत्म कर देगी। उनका ये मानना है कि वो जब फेयर प्लेस, मतलब जो उनका मजबूत वाला वोट बैंक पक्का हो जाएगा ना, तब रिजर्वेशन की जरूरत खत्म हो जाएगी। क्योंकि जहां वो पक्का हो जाता, रिजर्वेशन खत्म हो जाता। कश्मीर में खत्म, जामिया मिलिया इस्लामिया में खत्म, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खत्म। तो समझ रहे हैं ना, वो पक्का वाला मजबूत वाला वोट बैंक जो है वो जब हो जाएगा तो उसके हिसाब से देन इट विल बी ए फेयर प्लेस इन विच एवरीथिंग विल बी इन वन कलर, देन एवरीथिंग विल बी फेयर। बीजेपी के हमलों के बीच कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस का आरक्षण विरोधी कोई एजेंडा नहीं है। इसके उलट राहुल गांधी ने कहा है कि हम आरक्षण की सीमा बढ़ाएंगे। राष्ट्र विरोधी क्या है? अगर राहुल गांधी ने कुछ भी देश विरोधी कहा है तो केंद्रीय गृह मंत्री उनके खिलाफ कार्रवाई करें। First of all, no anti-reservation agenda. On the contrary, Rahul Gandhi has said we'll increase the limit of reservations from 50%. Now, is there a problem with it? Tell Amit Shah to publicly on record say he has a problem with increasing the limit on reservations. We challenge him. Number two, what is anti-national? If at all Rahul Gandhi has said anything anti-national, ask him to take action. अमेरिका में मोदी सरकार और आरएसएस पर हमला करते करते कांग्रेस नेता राहुल गांधी आरक्षण पर ऐसा कुछ बोल गए कि लेने के देने पड़ सकते हैं। उन्होंने भारत में रिजर्वेशन पर जो कुछ कहा उसके देश में कई मतलब निकाले जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। मैंने शुरुआत में भी कहा, सियासत में हर बयान बड़ा सोच समझ कर दिया जाता है, क्योंकि एक बयान, और ऐसा नहीं कि सिर्फ ये राहुल गांधी के साथ हो रहा है, तमाम राजनीतिक दलों के साथ ये होता है। आज ये जो आरक्षण का मुद्दा है इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। कल भी हमने इस पर बात की थी। अनंत अमित, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। हरनाम सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर, और साथ ही साथ डॉक्टर संजय कुमार एक बार फिर मेरे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। प्रोफेसर कौशल पवार जो कि दलित स्कॉलर हैं वो भी मेरे साथ जुड़ रही हैं। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और डॉक्टर कौशल, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय आया था, हम इस पर काफ़ी चर्चा कर, बयान पर तो देखिए अब पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी अपनी बात को रखेंगी, लेकिन जो आरक्षण है वो एक नेक नियत के साथ में या एक बड़े मकसद के साथ शुरू तो किया गया, अब उसको अमली जामा पहनाने या इम्प्लीमेंटेशन, इन्हें सचमुच में सुधार आए और किसी तरह का समाज में कोई आप देखें कि किसी के मन में कोई मलाल भी ना रह जाए, जैसी स्थितियां बनाने में हम अभी तक नाकाम रहे हैं और इसमें तमाम सरकारें जिम्मेदार हैं। बहरहाल राहुल गांधी जो कुछ कह रहे हैं उसके बाद जो नई बहस छिड़ी है उसको आप किस तरह से देखती हैं, आपके विचार क्या हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं भारत एक्सप्रेस का बहुत धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छे विषय पर बातचीत रखी है। इस बहस में मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि शायद भारत का पहला कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिन्होंने सीधे रूप से ये कहा है कि जब बेहतर स्थितियाँ हो जाएंगी तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा या खत्म कर दिया जाएगा। ऐसा जो स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी ने अगर बयान दिया है तो मुझे लगता है माननीय राहुल गांधी जी हैं। और ये बड़ा हास्यास्पद मुझे इसलिए लगता है कि उन्होंने ये नहीं बताया है कि क्या ऐसा एजेंडे वो लेकर आएंगे, या अभी जैसे हाल फिलहाल स्टेट्स में चुनाव भी चल रहे हैं, उनकी पार्टी घोषणा पत्र में ऐसा क्या लिख रही है अभी तक कि बेहतर स्थितियां करने के लिए वो क्या क्या मुहिम छेड़ेंगे, कौन से एजेंडे उनके होंगे, पार्टी किस आधार पे तय करेगी कि कुछ बेहतर स्थितियां होंगी तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये बड़ा मुझे फनी सा लगता है, क्योंकि जितना संविधान को अगर बहुत ध्यान से बारीकी से पढ़ भी लिया जाए और तमाम हमारे जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है उनके व्यू को भी हम देखें तो कहीं पर ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाएगा इस स्थिति के बाद, चाहे वो पढ़ाई में हो और चाहे नौकरी में हो।
तो ये बहुत एक सोचनीय है। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो कि माननीय राहुल गांधी जी को हमारे देश में आकर इस विषय पर बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि भारत की एक बड़ी आबादी जिनको केवल आरक्षण प्रतिनिधित्व के माध्यम से इंस्टीट्यूशंस में जगह मिली है और बेहतर स्थिति में पहुंचने की दिशा में वो एक कदम जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए, समाज को एक धारा पर लाने के लिए, समरसता परक समाज स्थापित करने के लिए जो आरक्षण का एक प्रावधान दिया था, प्रतिनिधित्व का एक जो प्रावधान दिया था, वो बहुत अभी बहुत 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 पीछे है। आप इसको अगर आप आंकड़ों के आधार पर देखें तो आंकड़े खुले हैं इसमें, बहुत आवश्यक ही नहीं। आपने बड़ा बल्कि इंपॉर्टेंट, देखिए बहुत चर्चा की शुरुआत इसलिए भी आपसे जरूरी थी कि आपने बहुत ही एक बैलेंस व्यू मेरे सामने रखा है। अच्छा, आज सफाई भी दी है, 50% आरक्षण की बात कही है, जो वो सुन भी रहे थे आप लोग। मैं सफाई की 2 लाइनें भी पढ़ना चाहता हूं जो राहुल गांधी ने कहा है, उसको आप थोड़ा सा सफाई में जो कहा है, सेकंड जो उनका आया है, हम जो चल रहा है उसकी व्यापक समझ चाहते हैं और फिर इसे ठीक करने के लिए नीतियों की एक सीरीज लागू करना चाहते हैं, आरक्षण भी उनमें से एक है। हरनाम जी, ये तो एक बार सफाई देते। मैं कांग्रेस प्रवक्ता से भी इस पर सवाल ले लेता हूं। जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? प्रोफेसर कौशल, आप बोलिए पहले। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी 2-3 स्टेट में जो चुनाव चल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी जहां दम लगा रही है, वहां तो उन्होंने कभी कहीं एक लाइन भी अपनी मैनिफेस्टो में नहीं लिखी कि वो रिजर्वेशन को बेहतर बनाने के लिए या बेहतर स्थिति तक पहुंचाकर जो समाप्त करेंगे कांग्रेस रिजर्वेशन को, उसके लिए क्या एजेंडा उनका है। मुझे नहीं लगता ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। मैनिफेस्टो में। हालांकि हरनाम जी, मुझे तो लगता है जो ये सफाई भी रखी गई, उसमें उस स्टेटमेंट से किनारा करना बड़ा मुश्किल है जो पहले दे दिया है कि हम अभी तो ऐसा समय नहीं है, आगे इस पर विचार करेंगे। ये बात तो उन्होंने कही है, हालांकि उस पर सफाई देते हुए उसको मिसकोट का भी उन्होंने बात कही है। कुल मिलाकर ये जो बयान होते हैं एक सवाल के जवाब में ही बेशक दे रहे हैं, लेकिन एलओपी जब बोल रहे हैं तो बड़ा सोच विचार कर उनको बोलना चाहिए कि इसमें आपको, हरनाम जी को या किसी अन्य प्रवक्ता को कई जगहों पर जवाब देने पड़ेंगे। देखिए, ऐसा है, पहली बात तो राहुल गांधी जी ने जो कहा कि जिसका आप कह रहे हैं, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम आरक्षण को समाप्त करेंगे। इनफैक्ट राहुल गांधी जी ने तो पिछले पार्लियामेंट चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद और सांसद प्रत्याशी देश के संविधान को बदलने की बात कर रहे थे, तो वही एक ऐसे पहले नेता थे जो संविधान की रक्षा करने के लिए संविधान रक्षक बनकर उभरे और पूरे देश को बताया कि हम संविधान को बिल्कुल बदलने नहीं देंगे, पहली बात। दूसरी बात, आज उन्होंने जो काफी समय से भारत जोड़ो यात्रा 1 में, भारत जोड़ो यात्रा 2 में हमेशा से वो बात रख रहे हैं कि हम ये जो कैप है 50% की, इस कैप से भी एक्सीड कर जब हमारी सरकार होगी या हम पावर में होंगे तो हम इसको एबॉलिश करेंगे 50% को, क्योंकि देश में जिसकी जनसंख्या जो है 85% अगर SC ST OBCs की है तो उनको उतने रिजर्वेशन मिलना चाहिए और उसके अनुसार ही योजनाएं बननी चाहिए जब जातिगत आरक्षण, जातिगत जनगणना हो जाएगी। तो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। और जहां तक प्रोफेसर कौशल पवार कह रही थी आरक्षण के बारे में, तो आरक्षण की भी 2 स्थिति थी जब बाबा साहब ने आरक्षण को पेश किया। पहला था पॉलिटिकल आरक्षण, जो कि 10-10 साल के लिए था, जो हर 10 साल से चुपके से ये लोग आहिस्ता आहिस्ता इसको आगे बढ़ा लेते हैं। दूसरा रिजर्वेशन ये था कि जो लोग आर्थिक रूप से, विशेष रूप से सामाजिक रूप से जो लोग पिछड़े थे, अनटचेबिलिटी थी या एट्रोसिटीज जिन्होंने झेली थी, उनको मैं हरनाम जी, मैं आपसे आरक्षण तो समझूंगा ही, मैं आपसे समझूंगा। एक सेकंड आप मेरी बात सुनिए पहले, एक सेकंड सुनिए तो सही, एक सेकंड सुनिए तो सही हरनाम जी, अभी तो नहीं ऐसा कुछ कह रहे, एक सेकंड सुन तो लीजिए, चर्चा ऐसे नहीं होती। मेरा प्रश्न ये था ही नहीं आपसे, और हमने कहीं नहीं कहा कि आरक्षण खत्म करने की बात राहुल गांधी ने कही। जो उनका बयान है उस पर तो सुनिए तो सही हरनाम जी, उन्होंने जो कहा है उस पर तो जवाब दीजिए। उन्होंने कहा आज ऐसा समय नहीं है, आगे ऐसी स्थितियां बनेंगी तो हम इस पर विचार करेंगे, ये कहा है उन्होंने। आप बार बार कह रहे हैं उन्होंने ऐसा, अरे जो कहा है उस पर तो बोलिए आप। चलिए मैं उसकी बात उसको समझा है जी। जब स्थिति बनने का मतलब का संदर्भ ये है कि अगर दलित समाज के व्यक्तियों की स्थिति आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, पारिवारिक रूप से, आर्थिक रूप से जब मुख्य धारा में आ जाएगी, समाज के मुख्य लोगों के बराबर आ जाएगी, जिस दिन भी आ जाएगी उस दिन हो सकता है इस पर विचार किया जाए, क्योंकि ये
आरक्षण की व्यवस्था किस लिए की गई थी? तो और ताकि क्या विवाद हो रहा है? सब- बीजेपी यही तो कह रही है, मायावती यही तो कह रही है कि आप लोग एक समय के बाद में स्थितियां तो अच्छी होंगी, उसके लिए तो सरकारें काम कर रही है, तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। नहीं, देखिए इसके लिए अभी बहुत काम करने की आवश्यकता है। अभी तो मतलब उसमें बहुत कुछ बाद में होगा, अभी नहीं होगा, बहुत बाद में होगा, बहुत बाद में। अब ये नहीं, ऐसा होगा नहीं। ऐसा है कि जब आरक्षण की आप विवेचना करते हैं या आरक्षण पर जब बात करते हैं तो उसका मूल संदर्भ देखिए कि हरनाम जी, आरक्षण आप किस ठीक वजह से मिला इस था। पैनल पर आप ठीक वैसे ही उलझते जा रहे हैं जैसे राहुल गांधी उलझ गए। मैं बहुत लंबा ले जा सकता हूं, लेकिन क्योंकि बिल्कुल पहली बात देखिए, मैं पहली क्योंकि बात बहुत स्पष्ट कर सारे रहा हूं मेहमान कि हैं, मैं हम- चाहूं तो 1 to 1 आपसे आरक्षण बहुत के देर बात बाद कर है, सकता हूं, इसी पर हम- ग्रिल कर सकता हूं, लेकिन मैं जाऊंगा नहीं उस पर। मैं जानता हूं प्रवक्ता हूं। मैंने पहली बात कही कि राहुल गांधी कुछ कह देते हैं और हरनाम जी को आकर उस पर जवाब और सफाई देनी पड़ती है, यानी कांग्रेस प्रवक्ताओं की मुश्किल बढ़ा दे। पहली बात कही मैंने ये बात। सर, दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आरक्षण की जो व्यवस्था हुई है ना, ये कांग्रेस के समय में ही हुई है। कांग्रेस पार्टी ने ही आरक्षण की कल व्यवस्था दी है कल देश को। कल आप थे नहीं चर्चा में। डॉक्टर संजय कुमार ऑलरेडी जो है पैनल पर आपके जो प्रवक्ता साथी थे उनको बहुत ग्रिल कर चुके हैं, बता चुके हैं राजीव गांधी जी की सोच क्या थी। राजीव गांधी जी का स्टेटमेंट मैंने फिर पढ़ा, क्योंकि वो विरोध कर रहे थे जाधव साहब, तो डॉक्टर संजय को याद भी होगा। मैं आता हूं आनंद जी आपके पास, उससे पहले डॉक्टर संजय, आप देखिए चर्चा यहां पर आई है तो आपको लेना जरूरी है, क्योंकि कल भी हम जो बातचीत कर रहे थे लगभग आप देख रहे हैं कि वो मुद्दा बार बार आएगा। कांग्रेस की सोच, अब वो तो बोल दिया जो बोल दिया, उसमें देखिए आप हरनाम जी को भी बार बार वही बात बोलनी पड़ रही है कि वो आगे होगा, वो बहुत समय लगता है। वो जितना भी बोल लें, एक समय ऐसा आता है कि हां, आरक्षण को खत्म होना चाहिए जैसा कोई मनोभाव है या नहीं है। वैसे इस पर विचार क्या है आपका, इस मनोभाव पर, चाहे वो जब हो जब स्थितियां अच्छी हो जाए? नहीं, इसमें दो सवाल हैं। स्थितियां कब अच्छी होगी, कोई उसका टाइम फ्रेम है? और अगर स्थितियां अच्छी होगी तो क्या इस पर वो उनके निर्णय होंगे? क्या निर्णय होंगे? यही तो सवाल है कि क्या स्थितियां उनकी सरकार में अच्छी होगी। उनकी सरकार जब नहीं रहेगी, बतौर विपक्ष के तौर पर स्थितियों को वो अच्छा करेंगे। कब वो स्थितियों को अच्छा करेंगे ये तो बता दें। तो खुद वो अपने घिरे हुए हैं, और जैसे ही सवालों से उनको घेरा गया कि भाई आप बता दीजिए, आप कहते हैं कि जब स्थिति फेयर होगी, तो क्या फेयर होगी तो आप रिजर्वेशन को समाप्त कर देंगे? फिर वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो रिजर्वेशन के बढ़ाने के पक्ष में हूं। जब मेरी सरकार आएगी और जब हम मजबूत होंगे तो हम तो रिजर्वेशन को और बढ़ा देंगे। अब ये दोनों बातें एक व्यक्ति बोल रहे हैं, इस वजह से कि आपके किस बात से लोगों की नाराजगी होती है और किस बात से लोग जो हैं वो उस पर विराम लगा देते हैं। इस विराम और नाराजगी के बीच में आपका स्टैंड क्लियर नहीं है। स्टैंड क्लियर होना चाहिए। अगर रिजर्वेशन को बढ़ाना है, लगता है कि सामाजिक आर्थिक जिसकी बात की जा रही है कि सामाजिक शैक्षणिक जो एक बड़ा मजबूत आधार है रिजर्वेशन का, अगर सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति अच्छी हो जाएगी, कोई तो टाइम फ्रेम होगा जिस टाइम फ्रेम में आपको लगता होगा कि सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर जो लोग पिछड़ गए, मैं उसको दलित, पिछड़ा, अगड़ा, ईबीसी में बांट करके नहीं देखता हूं। मैं देखता हूं कि इस देश का वो निवासी, इस देश के वो लोग जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ गए हैं, तो कोई टाइम फ्रेम तो होगा जिसमें आप अगर आशावादी ही हैं, ऑप्टिमिस्टिक ही हैं, तो क्या टाइम फ्रेम है जब स्थितियां फेयर होगी। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमें इसे जारी रखनी है, तो फिर एक स्टैंड पर आप बात कीजिए। दोनों स्टैंड पर बोल करके बिल्कुल आपने सही कहा कि कंट्राडिक्शन में आप चले जा रहे हैं, और इसी को भाजपा हमला कर रही है। या मायावती ने इसी इशू को उठाया कि आप तो पहले भी ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ में खड़े थे, आपने पार्लियामेंट में बोला था इसके खिलाफ जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी थे, फिर आपके मुंह से वो बात निकल गई। वहां पर जाकर के राहुल गांधी जी घिरते हुए दिख रहे हैं कि आपका आरक्षण पर स्टैंड क्या है। जी, आप आरक्षण आपने बहुत वैलिड तरीके से ये चीज बता दी कि यही मूल सवाल यही है, आरक्षण पर स्टैंड। आनंद जी, एक मेरा सवाल आपसे ये जरूर आता है कि राहुल गांधी, हालांकि पहले भी बड़ा आप लोग हमलावर रहे, लेकिन बहुत क्लोजली, कोई सुने ना सुने, आप लोग बड़े क्लोजली सुनते हैं कि देखो क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी का चेहरा तो बड़ा हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी चहुं ओर से घेरने में जुट जाती है जैसे ही राहुल गांधी कुछ बोलते हैं या विदेशी जमीन पर जाकर कुछ बोलते हैं। तो राहुल गांधी का कद थोड़ा परेशान करता है क्या? नहीं, बिल्कुल राहुल गांधी का न कद परेशान करता है, न भारतीय जनता पार्टी उनके बयानों से विचलित होती है। सर्वप्रथम हम
आज के डिबेट का मुख्य मुद्दा जो आरक्षण के ऊपर उनका बयान है, तो मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूं कि आपने कहा है कि भारत फेयर प्लेस कब होगा। आप ये बताइए, मैं उनके नुमाइंदे से भी पूछना चाहता हूं, आप चैनल पे बैठे हुए हैं, मैं अपने कांग्रेस के मित्र हरनाम जी से भी पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी से भी आपके मार्फत पूछना चाहता हूं कि विगत 60 वर्षों से आपकी सरकार भारत में रही, कांग्रेस की सरकार रही, आपके नेतृत्व में, आपके दादा के नेतृत्व में, आपकी दादी के नेतृत्व में, तमाम आपके परिवारों के नेतृत्व में भारत में आपके शासन किया, तो क्या 60 वर्षों में आपने भारत को फेयर प्लेस नहीं बना पाए? आज जो भारत को फेयर प्लेस बनाने की बात करें, कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और जहां तक आरक्षण की बात है, विगत लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि पूरे देश में राहुल गांधी और तमाम इनके जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, तमाम जितने भी लोग थे, सभी लोगों ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करना चाहती है, संविधान को खत्म करना चाहती है। लेकिन आज जो अमेरिका में राहुल गांधी ने बयान दिया, उससे भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही सभी लोगों को कि ना भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में जो सरकार चल रही है, ये हम दावे के साथ ये कह सकते हैं, किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है देश में कि हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है और कोई आरक्षण को खत्म कर दे। ये भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कहा था, आज भी कह रही है। और जिस तरीके से राहुल गांधी अमेरिका में जाकर नेशनल विरोधी लोगों के साथ बैठकर जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, देश की जनता ये राहुल गांधी से पूछना चाहती है कि आप भारत के साथ हैं या विदेश के साथ हैं। आपके बयान जो है, और हमें एक मित्र, मैं ये भी बात कहना चाहता हूं कि अब चूंकि 4 राज्यों के चुनाव की बात अभी कर रही थी कौशल मैडम जी, तो हमें ऐसा ही लग रहा है कि राहुल गांधी जब लोकसभा के चुनाव में संविधान खतरे में, आरक्षण खतरे की बात कर रहे थे, तो यह लगता है कि अब उन्होंने एससी एसटी समाज को लोकसभा में जो मैसेज देना चाहा वो उनको नहीं मिल पाया। तो यह बयान देकर जो स्वर्ण समुदाय के जो लोग हैं उनको तो नहीं प्रभावित करना चाहते। ये भारतीय जनता पार्टी उनसे पूछना चाहती है। अब मैं पूछना चाहता हूं हरनाम जी से कि हरनाम जी, ये जो आपकी कांग्रेस की जो पॉलिसी है, ये देश में क्या करना चाहती है? आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि जो फॉरवर्ड लोग हैं उनको खुश करके और तमाम जैसे जो वोटर है उनका वोट लेने की साजिश है? लेकिन भारत की जनता राहुल गांधी के बयान से मुझे तो ऐसा लगता है आनंद जी, लग रहा है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये आरक्षण खत्म करने की बात ये राहुल गांधी आज से नहीं कर रहे। पूर्व प्रधानमंत्री और इनके रिश्तेदार जवाहरलाल नेहरू ने भी एक बार ये कहा था कि भारत में आरक्षण को खत्म करने चाहिए। वो उसी पद्धति पे चल रहे हैं और उन्हीं ढर्रे पे चल रहे हैं। तो ये साबित होता है कि कांग्रेस की सरकार आएगी। देखिए, इसकी 2 व्याख्याएं आनंद जी, एक इस पर स्कॉलर चर्चा हो सकती है, एक पॉलिटिकल। हम सभी जानते हैं कि पॉलिटिकल मजबूरी ये है कि कोई अगर अच्छे मनोभाव से भी इस बात को कह दे, यानी वो सचमुच देश के विकास संबंधित कोई जोड़कर कह दे, तो भी बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पूरा वोट बैंक छिटक जाता है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि बयान एक तरीके से झोली में आ गया, इसलिए आप लोग भी इसको एंजॉय कर रहे हैं कि लो भाई इन्होंने बोल दिया। ये बयान जो है, ये बयान बहुत सोची समझी राजनीति, और इनके जो देश के जो इनके चाचा जो है पित्रदा, सोम पित्रदा है, वो जो इनको ज्ञान देते हैं वही ये ज्ञान लेते हैं। तो ये ठीक है, आपने एक इंपॉर्टेंट बात कही है अपने वक्तव्य में। आपने एक बहुत आनंद जी, आपने अपने वक्तव्य में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। हरनाम जी उस पर जवाब दीजिए। कल भी हम थोड़ा बात कर रहे थे, मैं चाहूंगा थोड़ा और आगे उसको ले जाएं। ऐसा नहीं है कि आरक्षण अभी 10 साल पहले लागू हुआ है, या प्रधानमंत्री मोदी से ही इस पर सवाल पूछा जाए कि भैया क्या स्थिति हुई, आप बहुत अच्छी स्थिति नहीं कर पा रहे हैं। ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है। क्या आरक्षण के लाभ आप भी दिलाने में या नीतियां बनाने का बड़ा अच्छा अवसर लंबा समय आपको मिला, आप ऐसी नीतियां नहीं बना पाए कि आप आरक्षण के वो लाभ लेकर आ सकते थे जो कि एक नेक नियत के साथ में आरक्षण को लागू किया गया, और आज 10 साल में आप सवाल पूछने लगे? सवाल में ही जवाब है। पहली बात तो जो मेरे मित्र कह रहे थे कि हम आरक्षण विरोधी है, हम आरक्षण के पक्षधर थे, इसीलिए आरक्षण लागू हुआ देश के पहले प्रधानमंत्री जी की सरकार में, पहली बात। दूसरी बात, आप बार बार कहते हैं कि हमने 60 साल राज किया, तो 60 साल में आरक्षण को कोई हिलाया डुलाया तो नहीं ना। आरक्षण तो वही था। आरक्षण के बाद SC/ST एक्ट 1989 में राजीव गांधी लेके आए। सरकारी नौकरियों में आरक्षण के माध्यम से जितने लोग नौकरी लगे, प्रोफेसर दलित स्कॉलर जो हमारी है कौशल पवार जी, ये भी कांग्रेस के समय में नौकरी लगी है, और बहुत सारे हजारों नहीं लाखों लोग नौकरियां लगे हैं इस आरक्षण की वजह से। जबकि अभी पिछले 10 साल में जब हम बार बार आरक्षण पर खतरा कहते हैं संविधान पर, तो ये सरकार लेटरल एंट्री के माध्यम से, बैकडोर से ज्वाइंट सेक्रेटरी लगा रही है। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम लाकर इसको एबॉलिश कर दिया कि आरक्षण ही खत्म हो जाए। आरक्षण को इनडायरेक्ट तरीके से खत्म करने के लिए इन्होंने कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम लाए, ठेकेदारी प्रथा लाए, गवर्नमेंट जॉब्स में
आज आप देखिए ग्रुप डी ग्रुप सी में तो कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम पर आ गया सारा, अब बचा था ए कैटेगरी, उसमें भी इन्होंने लेटर एंट्री लेके आ गए हैं। और तो ये सारे मुद्दे जो है इससे हम ये जो आप बात कह रहे हैं ना, ये तो सवर्णों की भी वही व्यथा है जो दलितों की होगी। नौकरियां नहीं तो किसी के लिए भी नहीं, आरक्षण है तो ठीक है, जिनको नहीं आरक्षण उनके लिए भी तो नौकरियों का टोटा है। अरे वो तो एक अलग मुद्दा। जैसे 100 नौकरियां, आरक्षण की बात आप समझ लीजिए, केवल 22% रिजर्वेशन ही है SC ST के लिए। तो अगर 100 नौकरी निकलती तो 22 निकलती थी, वो 22 भी बंद हो गई ना। अब 2004 से अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट, मैं आपकी बात खूब समझ गया, आप नहीं समझ पाए। मैं कह रहा हूं 70 भी परेशान हुए, उसमें 22 तो ठीक है, वो छोड़ दीजिए, खैर वो एक अलग मुद्दा हो जाएगा। पर मेरा प्रश्न अभी भी इंटैक्ट है। पर आपने प्रोफेसर कौशल का जिक्र किया था, बहुत संक्षेप में मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा, फिर थोड़ा डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे। ये जो अभी दो इन्होंने पहलू बताए हैं कि कांग्रेस के समय में ये व्यवस्था बड़ी परवान चढ़ी और 10 साल में जो है कुछ चीजें हालांकि अटल जी का इन्होंने जिक्र किया, अभी 10 साल का तो जिक्र नहीं किया जो मेरा सवाल था। फिर भी आपकी इस पर क्या राय है कि आपका नाम लेकर बोला गया, तो मैं चाहूंगा आप इस पर टिप्पणी करें। देखिए, मैं हमारे बड़े आदरणीय भाई साहब हैं हरनाम जी, उनकी बात जहां से उन्होंने शुरू की थी वहां से लेते हैं कि इन्होंने कहा था कि बाबा साहब अम्बेडकर ने पॉलिटिकल रिजर्वेशन के साथ साथ आर्थिक वाली बात इन्होंने चर्चा की। मैं आपकी जानकारी के लिए ये बताना चाहूंगी, ये मेरी साफ समझ है कि आरक्षण आर्थिक आधार पे नहीं किया गया था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो विजन था। नंबर 2, लेटरल एंट्री इन्होंने शुरुआत की। आपको याद होगा कि आदरणीय हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रहे हैं। लेटरल एंट्री की शुरुआत सबसे पहले वहां से शुरू हुई। ये हरनाम जी को जानकारी होनी चाहिए जिस लेटरल एंट्री की बात कर रहे हैं। हालांकि मैं उसका एकदम विरोध करती हूँ, लेटरल एंट्री नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, अगर आप 2012 और 13 के आंकड़े को देखें, भारत सरकार में उस वक्त की जो NDA की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी, 2012 और 13 में एक भी OBC सेक्रेटरी पद पर नहीं था। केवल एक ललित के पवार एक थे जो सिर्फ सेक्रेटरी के पद पर थे। ये तो कांग्रेस के इतने वर्षों के शासन में स्थिति रही है। हाँ, ये बिल्कुल सही है, मैं बिल्कुल कहूंगी कि आरक्षण का जो लाभ मिला वो तमाम जातियों में मिला ही। लेकिन जो सामाजिक न्याय के प्रश्न की जब हम बात करते हैं, मैं बहुत खुल के नहीं बोलना चाह रही, आप समझ जाएंगे इतने में ही। दिल्ली विश्वविद्यालय में अब आके सामाजिक न्याय परक आरक्षण की पूर्ति हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जहां SC जो टीचर्स हैं, प्रोफेसर, जिसमें मैं भी हूँ, गिने चुने थे उंगलियों में। इतने शासन दिल्ली यूनिवर्सिटी के बनने के बाद से, जहां हमेशा एक ही नित सरकार रही है, वहां पर अब आके सामाजिक न्याय के आधार पर अब तमाम जातियों का प्रतिनिधित्व। आपने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रखे हैं, मैं सुनना चाह रहा था। बीजेपी बनाम कांग्रेस और फिर आप किसी अन्य राजनीतिक दल को भी ले लें, आरक्षण को लेकर सोच को लेकर अभी तक हमारे पास क्या क्या है, ताकि हम इस चर्चा को फिर यहां से आगे बढ़ाएं कि आरक्षण को लेकर किसकी क्या सोच रही है और अभी तक किस तरीके से कौन कितना आगे बढ़ा है इस मामले में। देखिए, ये विडंबना रही है इस देश की। ये आरक्षण को हमेशा लोगों ने पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल किया। कोई भी पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो जो राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर है, या क्षेत्रीय पार्टियां हो, आरक्षण के मसले पर बहुत कुछ मुखर होकर के बोलना नहीं चाहती है। मैं एक छोटा उदाहरण आपको देता हूं। बिहार विधानसभा का 2015 का चुनाव और मोहन भागवत जी के एक बयान को लोगों ने पकड़ा। उन्होंने कहा कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, और बिहार के चुनाव में इस तरह से उसको लाया गया डिस्कोर्स में कि बीजेपी या NDA गठबंधन चुनाव हार गई बिहार में और इंडिया गठबंधन चुनाव जीत गई थी। तो अगर आप कुछ भी बोलते हैं, आपके जो अपोनेंट पार्टी है उसको तो डिस्कोर्स में ले ही आएगी, आपके मंशा पर सवाल उठा देगी। देखिए, एक सवाल को लेकर के मैं बड़ा ये रहता हूं, अगर राहुल गांधी जी कहते हैं कि फेयर प्लेस, बिल्कुल उस सवाल के साथ मैं हूं कि फेयर प्लेस बनाइए, लेकिन उस फेयर प्लेस के लिए कौन कौन सी पॉलिसी आपके पास है? फेयर प्लेस बनाने के लिए कि सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर बराबरी में लाने के लिए नीतियां आपके पास क्या है? उसका बता दीजिए, और उसका टाइम फ्रेम क्या होगा। अगर आप पॉलिसी बना रहे हैं कि आप कैसे फ्रेमवर्क करेंगे उसका,
और कैसे क्या टाइम फ्रेम होगा उसका, दोनों को क्लब करके बता दीजिए लोगों को कि तब हम इस पर जरूर सोचेंगे कि हमारा वह भाई, हमारा वो परिवार का सदस्य जो सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़ गया था, हमने उसको मुख्य धारा में ले आया जी। लेकिन आप ये कह करके कि हम आरक्षण की सीमा बढ़ा देंगे, आप जनसंख्या जातीय जनगणना करा करके और उनकी गिनती करा करके हम उनकी संख्या को, आरक्षण की सीमा को बढ़ा देंगे। एक सुप्रीम कोर्ट तो बैठा हुआ है ना जो कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन है। प्रतिभा को कहीं से भी विराम न लगे, प्रतिभा को भी इस देश को तराशने और संवारने का मौका मिले, उसका भी वो ख्याल रख रहा है सुप्रीम कोर्ट। और वो जो सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर वर्षों वर्षों तक पिछड़ चुके हैं, उनको भी मुख्य धारा में कैसे लाया जाए, इसके लिए भी वो कह रहे हैं कि ठीक है 50% का एक हम कैप देते हैं। राहुल गांधी जी अपनी ही तरफ से तो बातें करते हैं कि जब फेयर प्लेस बनेगा भारत, फेयर प्लेस डेमोक्रेसी में जनता तो 5 साल के बाद तय करती है कि हम किनको सत्ता देंगे, किनको सत्ता नहीं देंगे। तो अब तय कर लीजिए कि हम पक्ष में रहेंगे, विपक्ष में रहेंगे। हम इस स्थिति के बाद हम सरकार पर दबाव बनाएंगे अगर विपक्ष में रहेंगे कि आपको फेयर प्लेस बनानी है, और अगर हम सत्ता में आएंगे तो हमारा ये टाइम फ्रेम होगा जिसमें हम सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर जो लोग पिछड़ गए हैं उनको मुख्य धारा में ले आएंगे। फिर आज कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हमने कहा था, मेरा बढ़िया आपने एक इसको क्या मैं ऐसे समअप करूं कि सोच सही है और थोड़ा डिटेलिंग में आनी चाहिए थी, लेकिन डर भी है कि अगर ये इसको इस तरह से इंटरप्रीट हो जाएगा तो पूरा वोट बैंक भाग जाएगा। अब बिल्कुल 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 उसी भय की वजह से आज वो सीधे स्केप कर गए और उन्होंने नहीं, मैं तो उसकी सीमा बढ़ाने का पक्षधर हूं। हाँ। मैं इस तरह की बात कहां कर रहा हूं। जी हरनाम जी, सीमा बढ़ाने की आरक्षण पर कोई बात होती तो कल भी आ जाती, आज खैर मैं ये आपसे जरूर जानना चाहता हूं कि इसमें आगे आने वाले समय में ये स्थितियां तो बने, फ्री राशन पर भी कई बार सवाल उठते हैं, लेकिन अब वो तो सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं कि मुफ्त की जितनी चीज़ें होती हैं, फ्री बीज जो होती हैं, उसको लेकर सभी अब राजनीति करने लगे हैं। जहां ज़रूरत है वहां होना भी चाहिए, हमने कोविड जैसा समय भी देखा है। लेकिन हालात तो किसी भी देश के तभी सुंदर बनेंगे जब ये सारी व्यवस्थाएं जो है ऐसी जगह पर आ जाएंगी इनका मकसद पूरा हो जाए। इसको लेकर तो एक सोच रखनी जरूरी है, और अगर राहुल गांधी ऐसी कोई सोच रखते भी हैं तो उसको इतना डिफेंड क्यों करना पड़ रहा है? देखिए ऐसा है, उनकी सोच बहुत क्रिस्टल क्लियर है। उन्होंने पिछले आम चुनाव में भी कहा, अभी भी कह रहे हैं और अडिग है कांग्रेस पार्टी इस पर और इंडिया गठबंधन के लोग भी, कि हम चाहते हैं पूरे देश में जातिगत जनगणना। और जब जनगणना की बात आती है तो जनगणना, अभी मेरे साथी संजय डॉक्टर साहब पूछ रहे थे कि कैसे प्लान होगा, क्या होगा। जब जातिगत जनगणना होती है, जैसे SC ST की जातिगत जनगणना होती है, तो उसमें उनका पूरा परिवेश चेक लिखा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, घर में पंखा है कि नहीं पंखा, कितने लोग अंडर ग्रेजुएट है, कितने लोग ग्रेजुएट है, कितने उसमें घर में सरकारी नौकरी है, 2 है कि 3 है। इससे आकलन लगता है कि वो जो वर्ग है या वो समाज जो है किस स्थिति पर आगे आ सकता है, या उसके लिए और क्या योजनाएं बनाई जा सकती हैं। ऐसी जब पूरे देश का जातिगत जनगणना होगी, चाहे वो स्वर्ण समाज हो, चाहे वो OBC हो, चाहे माइनॉरिटीज हो, चाहे दलित हो, इन सबकी एक बार देश के पास डाटा तो आएगा। बढ़िया है ये सोच, तो ये तो हम जानते हैं। हरनाम जी खूब बात करी। अब मेरा प्रश्न ये है कि ये आवश्यकता और ये विजन क्या 2014 के बाद ही समझ में आया, उसके पहले नहीं आया? यूपीए 2 बार रह चुके, उसके पहले भी फिर कांग्रेस का बड़ा लंबा समय रहा है। इतना ये सब पहले नहीं हो जाना चाहिए था? अभी प्रोफेसर कौशल ने भी कहा कितने सेक्रेटरी थे वहां पर जो आज कहते हैं कि अधिकारियों का उतना अधिकार नहीं। अचानक से ये जागरण क्यों? चलिए अच्छी सोच, या ये माना जाए कि राहुल गांधी के नेतृत्व में अब कांग्रेस बदल गई, वो पुरानी वाली कांग्रेस नहीं रही। देखिए राहुल गांधी जी ने जैसी भारत जोड़ो यात्रा 1 और 2 की, तो वो बहुत समाज के वंचित तबके से मिले, कुली से मिले, किसान से मिले, अग्निवीर से मिले, नौजवान से मिले, सफाई कर्मचारी से मिले, आपके मजदूर से मिले, बहुत सारे लोगों से जब मिले तो उनके मन में विचार कौन था कि इतना समाज में जब इस तरीके के लोगों को कैसे हम एम्पावर कर सकते हैं इकोनॉमिकली, सोशली, तो उस पर उन्होंने काम करने के लिए इस तरीके का एक जातिगत जनगणना का एक दिमाग एक प्रस्ताव आया। उस पर अगर वो करना चाहते हैं, अगर पहले नहीं हुआ कोई चीज, आज अगर होनी कुछ उत्थान में अगर वंचित समाज के हो रही है, तो इसमें किसी को दर्द क्या और भाजपा को? ठीक है आनंद जी एक बात बताइए, अगर आप इनको इतना आरक्षण विरोधी बता रहे हैं तो फिर जातिगत जनगणना जो इनकी मांग रही या जिसको लेकर इन्होंने पूरा चुनाव लड़ा, बड़ा असर भी दिखता है। संविधान और जातिगत जनगणना 2 ही तो बड़े मुद्दे थे, तो ये तो इनकी एक दूसरी छवि को दिखाता है कि ये तो चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो और बराबर से अधिकार मिले सबको।
नहीं, बिल्कुल प्रवीण जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के कभी खिलाफ नहीं रही। भारतीय जनता पार्टी ने जब लोकसभा में पूछा इनके युवराज से, राहुल गांधी जी से, कि राहुल जी आप बताइए आप कौन सी जाति से आते हैं, तो पूरे विरोधी दल को, पूरे राहुल गांधी के जितने भी सलाहकार थे, सिपलसार थे, सबके पेट में दर्द हो गया ये बताने में। अभी तो भाई साहब खुद ही कह रहे हैं, अभी मैं इनकी बात कह रहा था कि राहुल गांधी ने जब से भारत यात्रा की तब से उनको ज्ञान आया। ये बताइए कि 60 वर्षों तक जो कांग्रेस इस देश में राज करती रही, उनको गरीबों का नस टटोलने का मौका तक नहीं मिला। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देखिए, हमारी पार्टी शुरू से ये कहती रही है, बीजेपी इज ए प्रोटेक्टर ऑफ रिजर्वेशन, बीजेपी इज ए प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और राहुल गांधी जिस कॉन्स्टिट्यूशन के फोटो को अंदर बाहर दिखा रहे थे और अंदर कौन सा नोबल लेके घूम रहे थे पूरे देश में, और देश के लोगों को जिस तरीके से गुमराह कर रहे थे, आज उनके बयान से देश की जनता ये जान चुकी है कि उनका कहनी और कथनी में कितना फर्क था। और जिस तरीके से, और मैं एक चीज और प्रवीण जी आपको कहना चाहता हूं, मैं एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपके चैनल के माध्यम से राहुल गांधी की सदस्यता समाप्ति की बात करता हूं। जिस तरीके से 1976 में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की राज्यसभा से सदस्यता समाप्त की गई थी, हम तो कहते हैं कि राजीव गांधी की लोकसभा में सदस्यता समाप्त करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका में वो इल्हान उम्र के साथ बैठकर, जो कि भारत विरोधी व्यक्ति है, और आपको पता होगा कि जब माननीय मोदी जी, अरे ये तो खुद कह रहे हैं, पवन खेड़ा खुद ही कह रहे हैं कि आप कर दीजिए ना, गृह मंत्री को कह रहे हैं कि आप कर दीजिए उनका, जो उनके खिलाफ मामला दर्ज करिए। मैं देश की जनता को ये नहीं, जनता थोड़ी करेगी, ये तो आप लोगों को करना, आप करिए ना, सरकार में आप उमरान उभरने, जो कि हमारा मैं कह रहा हूं, चलिए मैं आपकी बात मान गया, ये तो एक अलग मुद्दा, इस पर बड़ी बहस हो सकती है, पर ये तो अगर आपको लगता है इतना गंभीर मामला है, राष्ट्र विरोधी है, तो आप कार्रवाई करवाइए ना। बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई। हम तो कौन करेगा? तो पवन खेड़ा तो कह रहे हैं, पवन खेड़ा ओपनली कह रहे हैं कि गृह मंत्री जी को कर देनी चाहिए कार्रवाई। वो तो कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता खुद ही कह रहे हैं। प्रवीण जी आने दीजिए, और कार्रवाई भी होगी। हम तो कार्यकर्ता होने के नाते, हम एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम सरकार से ये कहते हैं कि इनकी सदस्यता को समाप्त करनी। जिस तरीके से 1976 में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की सदस्यता गई थी राज्यसभा से। ठीक है, चलिए देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता अनंत जी इस बात को कह रहे हैं, और ये मैं महत्वपूर्ण मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये सुर और मुखर हो सकता है। हरनाम जी, एक बात तो है, हम इस पर बात हालांकि कर चुके, पर छोटी सी टिप्पणी करें ताकि मैं प्रोफेसर कौशल के पास फिर जाऊं। राहुल गांधी को कई बार हमने देखा है कि वो, एक ठीक बात है, कई बार दिल की बात बोल देते हैं, लेकिन राजनीति जो है वो जरा अलग किस्म का फील्ड होता है, धीरे धीरे वो भी सीख रहे हैं चीजों को। पर अब भी कई जगह पर वो ऐसी बातें बोल जाते हैं जिनको अवॉइड किया जा सकता है, जिनको बोलने का वो मंच नहीं है, जिनको बोलने की वहां आवश्यकता नहीं। भारत में पर्याप्त मंच मिलते हैं, लोग सुन भी रहे हैं, उनको खूब यात्राएं निकाल रहे हैं, पूरी तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था का आनंद ले रहे हैं। फिर विदेशी मंचों पर जाकर देश की छवि के खिलाफ कुछ भी बोलना, आप बेशक कहते हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं, सरकार के खिलाफ, किसके खिलाफ बोल रहे हैं? देश के खिलाफ तो जाती है बात। कई चीजों को अवॉइड किया जा सकता है, क्या मजबूरी रहती है राहुल गांधी की? देखिए, ऐसा है कि आज जब राहुल गांधी अगर देश की बात कोई अगर कर रहे हैं, देश के वहां पे कुछ एनआरआई लोगों से या मीडिया से बात कर रहे हैं, आज देखिए ग्लोबल है मीडिया। आज जो लोग यूट्यूब पे प्रधानमंत्री जी जब डाल रहे थे अपने भाषण और कह रहे थे हम एक पर्टिकुलर समाज का पूरा राष्ट्र बनाना चाहते हैं, यहाँ पर बुद्ध, बाहर जाकर बुद्ध की बात करते हैं, देश में इनकी विचारधारा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जबकि संविधान कहता है नहीं, ऐसा कब कहा उन्होंने कि एक पर्टिकुलर समाज का एक पूरा, ये कब कहा उन्होंने? भारतीय जनता पार्टी कहती है। नहीं, आपने प्रधानमंत्री मोदी कहा, इसलिए मैं कह रहा हूं। देखिए, हम हिंदू और नरेंद्र मोदी साहब ने तो देश के जिन्होंने देश को बनाने का, पहली सरकार में जिन्होंने काम किया, देश विदेश में जाकर विदेश की धरती पर सैकड़ों बार नेहरू जी के बारे में क्या आप शब्द कहे हैं, इंदिरा गांधी के बारे में क्या आप शब्द बोले हैं, और यहां तक कि देश के जो अभी प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि एक समय था कि देश के नागरिकों को बड़ी शर्म आती थी हिंदुस्तानी कहने में। तो ये कौन सी, ये प्रशंसा कर रहे थे नरेंद्र मोदी साहब वहां पर? आप बताइए, ये इसका जवाब है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, और आज अगर राहुल गांधी वहां पर डपराई, देखिए इस पर एक देश के बाहर उन्होंने भारत के खिलाफ कोई बयान बोला हो, चाहे वो प्रधानमंत्री रहने से या उससे पहले, एक बयान आप बता दीजिए माननीय मोदी जी का, एक बयान जो भारत विरोधी बयान हो, एक बयान बता दीजिए। ये इससे हरनाम जी, एक बयान बताइए मोदी जी का जो भारत विरोधी बयान हो। सरकार आने से पहले विकसित भारत बनाने के लिए जिस संकल्प लिया है, जिस संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और देश को जिस तरीके से चारों तरफ विकास की गंगा की तरफ बहा रहे हैं, इसकी प्रशंसा कीजिए हरनाम जी। देश जो आगे बढ़ रहा है ना, जो विकसित हो रहा है,
उसकी प्रशंसा कीजिए। एक बयान आप बता दीजिए मोदी जी का जो उन्होंने भारत के खिलाफ कहा हो दूसरे देश में जाकर, एक बयान बता दीजिए। लेकिन मैं आपके राहुल गांधी जी के 100 बयान बता सकता हूं जो भारत विरोधी बयान उन्होंने पूरे देश में घूम घूम कर कहा है और आलोचना की है भारत की और भारत के नेताओं की ठीक है। आलोचना की है। मैं चाहता था आप दोनों बात कर लें, लेकिन क्या होता है आमतौर पर अगर आप 1 to 1 हो जाएंगे तो पूरा पैनल बिखर जाएगा, आप दोनों की चर्चा बड़ी लंबी चली जाएगी। मेरे मन में भी बहुत सवाल, आनंद जी ऐसा नहीं कि आप जो कह रहे हैं वो मेरे मन में नहीं आ रहे, मैं बहुत सारे काउंटर क्वेश्चन कर सकता हूं, लेकिन हमारी डिबेट पूरी इतनी बढ़िया चर्चा चल रही है, इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, अगर हम आरक्षण पर बात कर रहे हैं तो मैं चाहूंगा प्रोफेसर कौशल थोड़ा सा आप इस पर प्रकाश डालिए। हालांकि डॉक्टर संजय ने बहुत महत्वपूर्ण बातें, जानकारियां हमको दी शुरुआती सवाल के जवाब में। आरक्षण एक महत्वपूर्ण फैसला रहा जब लिया गया, और उसकी जो नेक नियति थी उससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता, और उसकी आवश्यकता से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन क्या अमली जामा हम वैसे पहना पा रहे हैं? क्रीमी लेयर को कई बार लेकर सवाल खड़े होते हैं। जो बहुत ही वंचित समाज है, जो बहुत ही पिछड़ा तबका है, वो आज भी पिछड़ा ही रहता है। उसको आगे बढ़ाने के लिए कैसे असरदार हो रहा है, इसके इस्तेमाल दूसरे तरीके से हो रहे हैं। तो क्या कुछ पॉलिसीज पर विचार होना चाहिए कि सही लोगों तक, जिनके लिए सचमुच ये व्यवस्था लागू की गई है, उनका उद्धार हो, उत्थान हो? प्रवीण जी, सबसे पहले तो डॉक्टर संजय जी की बात से मैं सहमत हूं। उन्होंने जो जो बिंदु उठाए थे, हालांकि मैंने शुरू में ये इन्हीं बिंदुओं की तरफ ध्यान भी दिलवाया था। मैं अब मेरे भाई साहब हैं बड़े, हरनाम जी, इन्होंने जातीय जनगणना की बात की। बिल्कुल सही है, बीजेपी भी जातीय जनगणना के विरोध में नहीं है और कांग्रेस भी नहीं है। तो फिर वजह क्या है, रोक कौन पा रहा है? क्यों जातीय जनगणना नहीं हो रही? एक बड़ा कदम हो सकता है कि हमारे सामने सामाजिक स्थितियां आए तमाम मैंने कई बार ये प्रश्न उठाया, मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मैं जानता हूं कि पार्टी प्रवक्ता होने के नाते कुछ एक प्रवक्ताओं का काम है। मैं जस्ट इसके ऊपर बस दोनों ही पार्टियों से, मेरा तो दलित स्कॉलर होने के नाते सवाल है कि प्रॉब्लम फिर कहाँ है? जब बीजेपी भी चाहती है कि जातीय जनगणना हो और कांग्रेस भी चाहती है, तो चाह कौन नहीं रहा? फिर दूसरी बात जो आपने अभी की, आर्थिक जो आधार जो आप क्रीमी लेयर लेके आ रहे हैं, देखिए बिल्कुल साफ समझ के साथ मैं बताना चाहती हूं कि आरक्षण में कहीं भी आर्थिक शब्द नहीं जुड़ा हुआ है। आरक्षण का मतलब प्रतिनिधित्व। मेरा सवाल ये नहीं है, वो एक्चुअली ये गड़बड़ दिशा में चला जाए। मेरा प्रश्न नहीं है, मेरा प्रश्न सीधा ये है कि जो वंचित शोषित समाज है, जिसको आवश्यकता है, उस तक ये पहुंचे। उसी पे ही मैं आना चाह रही हूँ। मैं, हरनाम जी बहुत अच्छी तरह इस बात को समझेंगे। जब 370 में वाल्मीकि समाज के लिए कश्मीर में खासकर, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो, उनको झाड़ू की ही नौकरी का प्रावधान था। आजाद भारत के इतने वर्षों बाद भी एक कम्युनिटी चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितनी भी अपना एक्सपर्टाइज हो, उनको केवल एक ही नौकरी दी जाती थी। ये हरनाम जी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आजाद भारत के इतने वर्षों बाद 370 अब जाके हटा। अब वहां का कोई भी नागरिक, खासकर एक वर्ग से जो सफाई पेशे से जुड़ी हुई जाती थी, वाल्मीकि समाज था, अब वो चुनाव भी लड़ सकता है और अब वो प्रोफेसर भी बन सकता है। इन्होंने प्रोफेसर की तरफ ध्यान आकर्षित करा था। अब मैं आपकी बात पे आती हूँ, क्रीमी लेयर का जो शब्द है। देखिए, क्रीमी लेयर शब्द एक तरह से बड़ा बच के निकलने वाला शब्द है सभी पार्टियों के लिए। सभी पार्टियां एक खास मानसिकता के तहत क्रीमी लेयर शब्द का प्रयोग करती हैं, जबकि आरक्षण में क्रीमी लेयर की जरूरत नहीं है। आरक्षण क्रीमी लेयर लागू तो अर्थ के आधार पे होगा, जो एक तरह से आप उठा के देख लीजिए आंकड़ा अभी तक की ओबीसी का, क्रीमी लेयर का। ऐसी में क्रीमी लेयर शब्द का प्रयोग करना, आप जो रिजर्वेशन जो 27% दे रहे हैं ना, उसके साथ भी गद्दारी कर रहे हैं। मैं साफ समझ के साथ कह रही हूँ। आप क्लासिफिकेशन क्यों नहीं कर सकते? जब हरियाणा में क्लासिफिकेशन हो सकता है, कर्नाटका में क्लासिफिकेशन था, पंजाब में क्लासिफिकेशन था, इसमें मुझे लगता है किसी को कोई समस्या नहीं है। वंचित वर्ग को भी इसका लाभ मिलेगा और ये आपके आर्थिक आधार को भी नहीं छेड़ता। आर्थिक आधार तो आरक्षण का कभी रहा ही नहीं है। वो तो हमारी अभी हमने जो इकोनॉमिक रिजर्वेशन दी है हमारे उन भाइयों को जो एक तरह से कहीं ना कहीं गरीब है, वो इस व्यवस्था में आ जाए, क्योंकि हमारा देश का संविधान, जो भारत का संविधान है, वो सबको समान अधिकार देता है, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो। तो वंचित वर्ग के लिए तो जब आप रिजर्वेशन में जब आप जाति जनगणना करेंगे, ये सारे आंकड़े आपके सामने आ जाएंगे। और मैं तो बड़े
गौरव के साथ ये कहूंगी कि आप देखिए इतने वर्षों के मुझे प्रोफेसर कौशल आपको सुनकर बड़ा अच्छा लगा। मैं ये तो समझ गया कि आपको विषय की बड़ी गहरी समझ है, आप बहुत इस विषय की, और निश्चित तौर पर आप अपने जीवन को उस तरीके से जीती हैं तो इस विषय को काफी जमीन से जानती हैं। मेरा प्रश्न अब भी ये है कि हम जानते हैं कि आर्थिक स्थिति सुधरना ये महत्व का विषय, पहला तो ये मकसद हुआ। दूसरा सामाजिक उत्थान होना, क्योंकि ये व्यवस्था हटनी चाहिए, ये जो ऊंच नीच की सोच है ये खत्म होनी चाहिए। वो सामाजिक दायरा, वो एक साइकोलॉजिकल हिंड्रेंस है उसमें, वो एक अलग ही मसला है। तो ये जो आर्थिक रूप से किसी को सक्षम बनाना है, उसके बाद की स्थितियों में आपको लगता है कि इन दूसरी चीजों पर हम कुछ कर पा रहे हैं, या लंबे समय से ये चीजें चल रही हैं, इसमें कुछ नई पॉलिसीज की जरूरत है? ये मैं थोड़ा जानना चाह रहा था, क्योंकि इसका मूल मकसद है वो कैसे पूरा होगा? बिल्कुल प्रवीण जी, आपकी बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। मैं इसकी शुरुआत एक विषय से करना चाहूंगी, हालांकि आप इसको इस तरीके से मत समझिएगा कि मैं बीजेपी का समर्थन कर रही हूँ। मैं एक स्कॉलर हूँ और बिल्कुल मेरा किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रतीक रूप से ही सही, आपको याद होगा हमारे सफाई कर्मचारियों के पैर को धुला था। इसका मतलब ये तो है नहीं कि उनका आर्थिक आधार पे उनको कोई बेनिफिट होगा इसका, लेकिन एक इन लार्ज स्केल पर जो समाज का प्रभाव गया कि ये जो गरिमापूर्ण जो जीवन है, जो काम का ओनर है, हम इस काम को तो जी बहुत महत्वपूर्ण बात है आपने अभियान चलाया है। जी हमने निर्मल भारत से चलाया अभियान, फिर स्वच्छता भारत अभियान चलाया, लेकिन जो एक स्वाभिमान का जो एक प्रश्न है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेश किया था हमारे सामने, जिसकी मैं व्यक्तिगत रूप से भी प्रशंसा करती हूं। मैं आपकी बात को बहुत एडमायर करता हूं, मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है, बट पॉलिसी देखिए, एक होता संकेत, क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ, इसलिए मैंने कहा है कि लेकिन पे मेरा आपका जवाब मैं देना चाहती हूँ कि जो व्यवस्था है ये यहाँ सोच जो है मानस, मैं भले ही प्रोफेसर हूं लेकिन मुझे उसी नजरिए से देखा जाता है। ये सोच जब तक भारत से नहीं जाएगी, चाहे वो किसी भी पार्टी को किसी भी, ठीक है, ये आपने मुझे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया एक एक करके पहले, लेकिन इसी विषय पर रहेंगे क्योंकि अब समय जो है हमारा सीमित है, तो मैं चाहूंगा कि एक बहुत ही सार्थक अंत की तरफ ये चर्चा बढ़े। डॉक्टर संजय, आपका इसी विचार पर आपकी राय क्या है? देखिए, जातीय जनगणना की बात की जा रही है, बिल्कुल जातीय जनगणना होनी चाहिए। अभी तो आरएसएस वाले ने भी कहा है, जब केरला में उनकी बैठक चल रही थी, कि हाँ होना चाहिए, लेकिन इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की तो गिनती हो रही है और राष्ट्रपति जी उनका अनुमोदन करती हैं कि कितनी जातियां, जो मेरे पास आंकड़े हैं 1268 शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स जातियां हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो जज गवई साहब हैं, उनका तो किसी पार्टी से रिश्ता नहीं है। उन्होंने सब कैटेगराइजेशन पर एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कहा कि आप ही के समाज के कुछ % लोगों को इसका लाभ मिल जाता है, बाकी लोगों को इसका लाभ नहीं मिलता है। हम लोग भी जानते हैं कि भाई जो कुछ मुखर जातियां होती हैं वो तो इसका लाभ ले लेती हैं सामाजिक तौर पर, शैक्षणिक तौर पर, नौकरी के प्रमोशन के तौर पर, लेकिन बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो हाशिए पर आज भी खड़ी रह जाती। मेरा मानना है कि वहां तक भी विकास की रोशनी पहुंचे, जो भी रिजर्वेशन का फायदा मिल रहा है, आखिर उनको वंचित क्यों कर दिया जा रहा है? दूसरी बात, कांग्रेस को लेकर के आपने सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करवाया था कर्नाटक में, आपने क्यों नहीं सार्वजनिक किया? 2011 में आपने सोशियो इकोनॉमिक सर्वे करवाया, 14 में नरेंद्र मोदी जी आए सत्ता में। अगर आपको लगता है कि कल्याणकारी नीतियों को बनाने के लिए जातीय समझ विकसित करना जरूरी है, तभी योजनाएं परकोलेट होकर के वहां तक जाएगी। आप 2011 से 14 तक तो थे, आपको सार्वजनिक कर देना चाहिए था। और रोहिणी आयोग की रिपोर्ट, उसमें अभी भी 926 जातियां ओबीसी की ऐसी हैं, रिपोर्ट भले लीक हुई है, जिसको आज तक रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिला। योजना तो आपको लानी है, एग्जीक्यूट आपको करनी है। अगर आपकी मंशा सही नहीं होगी तो आप 100 बार जातियों की गिनती करवा लीजिए, उससे ठीक है। हरनाम जी कथनी करनी, ये डॉक्टर साहब, ऐसा है कि सोशियो इकोनॉमिक सर्वे एक अलग चीज है, जातिगत जनगणना एक वृहद रूप है। जो जातिगत जनगणना होगी, किसने रोका? मैं डॉक्टर कौशल पवार को बताना चाहता हूँ, पूछ रही थी अभी कि कौन रोक रहा है? तो देश की सरकार को करनी है ना जातिगत जनगणना। कांग्रेस पार्टी तो खुलकर इसका समर्थन कर रही है और आह्वान कर रही है कि देश की सरकार जो है पूरे देश में जातिगत जनगणना करे, जैसे SC/ST की जनगणना के। ये तो 2011 के बाद जो मुख्य जनगणना वो भी
नरेंद्र मोदी साहब ने रोकी हुई है। जब तक अगर आपको पता ही नहीं होगा कास्ट सेंसस के हिसाब से या जातिगत जनगणना करके कि उसकी उन जातियों की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक स्थिति क्या है, तब तक आप उनके लिए योजना कैसे बनाएंगे? इस पर तो भाजपा ने रोड़ा अटकाया हुआ है। हम इसी बात को पिछले काफी समय से बात रख रहे हैं। अगर भाजपा का मैं कहता हूं ठीक है, जातिगत जनगणना नहीं थी, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े सार्वजनिक करने में जो एक बाध्यता महसूस कर रहे थे, हिचक महसूस कर रहे थे, वो क्या है और वो किसी राजनीतिक दल में क्यों नहीं होगी? हरनाम जी क्या पूछ रहे हैं? सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़े सार्वजनिक करने में जो हिचक थी उसकी वजह क्या थी? बहुत संक्षेप में, ताकि मैं आनंद जी के पास जाऊं। देखिए, कोई हिचक नहीं है। एक सरकार ने एक इकोनॉमिक सर्वे कराया, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक सर्वे और जातिगत जनगणना करना एक अलग बात है। आंकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं किए गए? उसको सार्वजनिक करने की मांग, जैसे आप कह रहे हैं मांग उठा रहे हैं, ऐसी मांग भी उठी थी, क्यों नहीं किए गए? वो सरकार की तमाम योजनाएं उसी के हिसाब से, उसी के बस यही तो है। आपने जवाब भी दे दिया। आपके इस जवाब में बीजेपी का भी जवाब छिपा हुआ है, हालांकि वो अभी बोलेंगे नहीं, लेकिन आनंद जी फिर भी जातिगत जनगणना पर मैं चलते चलते आपकी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, बहुत अच्छा, अभी संजय जी की बात मैं सुन रहा था। संजय जी बहुत अच्छी बात बोले। जब से इस देश में पिछले 4-5 दिनों से, जब से मोहन भागवत जी का बयान है, जातीय जनगणना पे बयान है कि इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, संजय जी आपने देखा होगा कि देश में कहीं भी जातीय जनगणना पे डिबेट पिछले 4 दिन से नहीं हो रहा था। वो तो राहुल गांधी के बोलने के बाद ये फिर दोबारा से शुरू हुआ है। और जहां तक जातीय जनगणना की बात है, बिहार में जातीय जनगणना हो रही है, हमारी कोलैबोरेशन की गवर्नमेंट है, हम वहां पे करवा रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि पूरे देश में ये होना चाहिए। हम भाजपा उसके समर्थन में है और भाजपा भी चाहती है जातीय जनगणना हो। लेकिन आप जिस तरीके से हरनाम जी कह रहे हैं, 60 वर्षों तक आपकी सरकार रही है, आप अंग्रेजी में बोल लीजिए कर्नाटका को और हिंदी में बोल लीजिए, तो जातीय जनगणना ही कर्नाटका में एक तरीके से हुआ था, लेकिन आप उसको नहीं। ठीक है, चलिए ये तो पर्सनल हो जाएगा, आप दोनों फिर अभी चलते चलते प्रोफेसर कौशल मुझे बताइए, चलते चलते अभी जो दर्शक सुन रहे हैं, आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है और आरक्षण का जो मसला है वो अपनी जगह इंटैक्ट है। आपको क्या लगता है, सचमुच आरक्षण पर कोई खतरा हो सकता है या आरक्षण को लेकर गंभीरता पर आपके विचार? बहुत संक्षेप में। देखिए, बहुत संवेदनशील मुद्दा है आरक्षण का, क्योंकि इससे लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई हैं और ऐसे में इस तरीके की बयानबाजी अगर खासकर भारत के बाहर दी जाए तो मुझे लगता है इसको सोच समझ के देना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। संवेदनशील मुद्दों पर थोड़ा बचकर, थोड़ा संभलकर, थोड़ा तैयारी के साथ बोला जाए। हालांकि राहुल गांधी ने उस पर स्पष्टीकरण दिया है, उन्होंने कहा है कि हम 50% तक इसको, इससे भी आगे ले जाना चाहते हैं, ये बात कही है। ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण थी, इसमें कई महत्वपूर्ण बिंदु निकल कर आए हैं और इसके लिए डॉक्टर संजय आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रोफेसर कौशल पवार आपका धन्यवाद। आनंद जी आपका बहुत धन्यवाद। हरनाम जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कांग्रेस का पक्ष रखा।